हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जेईई मेन 2021 के फरवरी अटेम्प्ट के 25 फेब के सेकंड शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है ऐसे, और जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है तो एन टू ए जाने में उसको जो टाइम लग रहा है वो हमें गिवन है t इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो अगर एन टू ए जाने में उसको इतना टाइम लग रहा है तो हम इसके लिए सर्कुलर पाथ का जो है टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो अपने पास में आ जाएगी कि 30 डिग्री एंगल ट्रेवल करने में, रोटेट होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है 0.1 सेकेंड। तो एक साइकिल जब कंप्लीट होगा तो टोटल एंगल रोटेटेड कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ से अपने पास में ये वैल्यू आ गई 1.2 सेकेंड। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि जब ये पॉइंट ए पे है तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस डायमीटर एम एन पे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है पी, जब पार्टिकल यहाँ पे इस सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर परफॉर्म कर रहा है तो ये जो पॉइंट पी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये इस लाइन के अलोंग एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि जब पॉइंट पी एम को टच करेगा उस इंस्टेंट पे पॉइंट पी पे फोर्स पर यूनिट मास कितना होगा। तो अगर ये यहाँ पे इस लाइन के अलोंग एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो पॉइंट एम जो है वो इसके लिए एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो फोर्स लगेगा पार्टिकल पे वो टुवार्ड्स द मीन पोजीशन लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो तो इधर की तरफ ओ की तरफ हो जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर हम देखें, हमें एफ बाई एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो होगा के इंटू एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो के इंटू ए ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फोर्स पर यूनिट मास कैलकुलेट करने के लिए पहले यहाँ पे के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है वो तो हमें ये लेंथ दे रखी है, उसकी वैल्यू कितनी है 0.36 मीटर। तो यहाँ पे इसके लिए अगर हम देखेंगे तो हम जानते हैं कि ओमेगा जो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी एसएचएम के लिए वो इस एक्सप्रेस होता है के अपॉन एम के रूट की फॉर्म में। तो यहाँ से अगर हम के कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू अपने पास में आ गई एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट कर रखा है तो ओमेगा को हम टाइम पीरियड की टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो के की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी एम। ओमेगा जो है वो टाइम पीरियड की टर्म में अपने पास में हो जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अपने पास में आ गई 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो के की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो के की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने से अपने पास में रिलेशन आ रहा है 4 पाई स्क्वायर एम इंटू ए अपॉन टी स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट मास हमें बताना है, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर इंटू ए अपॉन टी स्क्वायर। तो अब इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं। 4 पाई की वैल्यू है 3.14 स्क्वायर, एम्पलीट्यूड जो है वो हो गया 0.36, टाइम पीरियड 1.2 स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व अगर करते हैं तो इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी नियरली 8.7 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस 110 ओम है, आरएमएस वोल्टेज हमें दे रखी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर हम सिर्फ कैपेसिटर को रिमूव कर देते हैं तो करंट 45 डिग्री से पीछे हो जाती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फेजर डायग्राम के अंदर आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट के बीच में अगर 45 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस और एक्सएल की वैल्यू जो है वो क्या होगी, सेम ही होगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एक्सएल जो है वो यहाँ पे किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है उससे आगे इसमें बोल रहा है कि अगर सिर्फ इंडक्टर को रिमूव कर देते हैं तो करंट जो है वो 45 डिग्री से आगे हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फेजर में फिर से जो है आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट के बीच में एंगल 45 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब एक्सी और आर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो रेजिस्टेंस के ही इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल है। तो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, उसकी वैल्यू क्या है, वो है 110 ओम। तो यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू यही है। और अगर ये एक्सएल और एक्सी सेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि एलसीआर सर्किट जो है वो रेजोनेंस की सिचुएशन में है। तो अगर एलसीआर सर्किट रेजोनेंस की सिचुएशन में है तो हम आरएमएस करंट उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये होगा वी आरएमएस अपॉन इम्पीडेंस।
Z। रेजोनेंस वाली सिचुएशन में इम्पीडेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस के ही इक्वल हो जाती है, तो ये R के इक्वल हो गया। तो अब इसमें वैल्यू हम रख देते हैं, तो RMS वोल्टेज 220 है और रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखा है, तो यहाँ से RMS करंट की वैल्यू अपने पास में क्या आ रही है, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और उन स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें यहाँ पे ऑप्शंस मार्क करने हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ये है कि इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल द रोटेशनल एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर ओबेज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हम जानते हैं कि केटीजी में हमने पढ़ा था कि जो भी रोटेशनल एनर्जी होती है वो रोटेशनल एनर्जी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करेगी, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है एक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम देख रहे हैं तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए होती है हाफ kT। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो हमें पता है उनकी वैल्यू होती है 2। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए रोटेशनल एनर्जी जो है वो अपने पास में इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 में हमें दे रखा है कि इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल द रोटेशनल एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर इक्वल्स द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर ईच मॉलिक्यूल। तो हम जानते हैं कि रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी दोनों जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसके लिए ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उनकी वैल्यू हम जानते हैं वो 3 होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए कितनी होती है, 2। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वैल्यू तो ये आएगी, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल के लिए उसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, 3/2 kT। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये एक लॉजिक गेट दे रखा है और इस लॉजिक गेट के लिए ट्रुथ टेबल जो है वो अपने को यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो लॉजिक गेट में हम देख सकते हैं कि ए और बी वो इनपुट है और फाइनल जो आउटपुट है वो वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए से जो इनपुट आ रहा है वो एक तो डायरेक्ट यहाँ पे इस वाले गेट में जा रहा है, तो ये एंड गेट लगा हुआ है। दूसरा जो इनपुट है वो यहाँ पे ये नॉट गेट है, तो वो चेंज होके यहाँ पे इसमें आ रहा है। इसी तरीके से बी पे जो इनपुट है वो डायरेक्ट एक तो इसी वाले एंड गेट में आ रहा है और दूसरा यहाँ से वो चेंज होके इन्वर्ट होके वो इसमें जा रहा है, ठीक है। ये दोनों जो एंड गेट है इनका जो आउटपुट है वो यहाँ पे इस वाले गेट में आ रहा है। ये जो है अपने पास में और गेट है और आगे नोट लगा हुआ है, तो यानी कि नोर गेट है, ठीक है। तो इसका आउटपुट जो है फाइनल आउटपुट कितना है, वाई, ठीक है। तो अब हम इसके लिए पहले वाई की वैल्यू जो है वो कैसे हम देखेंगे वो हम देखते हैं। तो वाई जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये वाला जो एंड गेट है, एंड गेट का जो आउटपुट आएगा तो हम देख रहे हैं कि एक तो ए इधर से आ रहा है और इधर से जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी बार आ रहा है। तो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो अपने पास में क्या होगा, ए इंटू बी बार, तो ये हो गया। प्लस इसके लिए देखेंगे तो इधर से एक जो इनपुट है वो तो कितना है, ए बार, और इधर से क्या आ रहा है, बी, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, ए बार इंटू बी, ठीक है। ये तो हो गया। ये दोनों जो है वो यहाँ पे, ये दोनों जो इनपुट है वो यहाँ पे इस और गेट के लिए आ रहे हैं। और गेट जो है उसमें आगे नोट लगा हुआ है, ठीक है। तो और गेट के लिए जो इनपुट है तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों जो इनपुट है उनका समेशन ये यहाँ पे इस और गेट का आउटपुट होगा, और आगे नोट लगा हुआ है तो इसके पूरे का बार ये यहाँ पे फाइनल आउटपुट होगा, ठीक है ना। ए बी बार वो इसके लिए आउटपुट है, ए बार बी ये इसके लिए आउटपुट है। ये दोनों आउटपुट जो है वो इसके लिए इनपुट है, तो जो इसके लिए आउटपुट होगा वो ये होगा ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। इसके बाद में आगे इसमें नोट लगा हुआ है, तो जो इसका जो आउटपुट होगा ये नोट गेट जो है उस पूरे को क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। तो ये यहाँ पे इस पे पूरे पे हमने बार लगा दी। अब इसको हम मैथमेटिकली जो है थोड़ा सा आगे एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ से ये जो है इसको हम जानते हैं कि इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ए बी बार, ठीक है, और इसके पूरे का बार डॉट ए बार बी और इसका पूरे का बार, ठीक है। और इसको जो है वो हम लिख सकते हैं y जो है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बार प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अपने पास में आ जाएगा ए बार ए प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस बी इंटू बी बार। तो ए बार ए इसका तो जो आउटपुट होगा वो हमेशा ही क्या होगा, 0 होगा, और इसका भी जो आउटपुट होगा वो हमेशा ही क्या होगा,
0 होगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गए दोनों। तो फाइनली जो अपने पास में y आ रहा है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे ये समेशन होगा इन दो वैल्यूज का। तो यहाँ पे ये अपने पास में हो गया a बार b बार प्लस ab। ठीक है, तो ये y का एक्सप्रेशन हो गया। तो अब हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल जो है उसको फिल कर लेते हैं, फिर ऑप्शन हम करेक्ट मार्क कर सकते हैं। a अगर 0 है और साथ में अगर हम b को भी 0 ले लेते हैं, तो a अगर 0 है और b भी अगर 0 है, तो a बार और b बार दोनों की वैल्यू क्या हो गई 1। 1 इंटू 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे ए बी, उसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो यहाँ पे ये तो हो गया 1 और ये 0 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 1। इसके बाद में हम ले लेते हैं कि a 0 है और b है 1। तो उस केस में क्या होगा, a अगर 0 है तो a बार तो हो गया 1, ठीक है, और b अगर 1 है तो b बार की वैल्यू क्या हो गई 0। तो 1 इंटू 0, इसकी वैल्यू अपने पास में क्या आ रही है 0। सिमिलरली यहाँ पे इसमें हम देखते हैं कि a जो है वो तो 0 है और b 1 है, तो इनका भी प्रोडक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है। तो 0 प्लस 0, तो आउटपुट क्या हो गया 0। ठीक है, इसके बाद में हम ले लेते हैं कि a 1 है और b 0 है। तो अगर a 1 है तो a बार क्या हो गया 0 और b जो है वो अपने पास में कितना है, उसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे b बार की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 1। तो ये तो 0, ये 1 है, तो प्रोडक्ट जो है वो 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे a 1 है और b 0 है, तो इनका भी प्रोडक्ट क्या हो गया 0। तो यहाँ से 0 प्लस 0 क्या वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, इसके बाद में हम ले लेते हैं कि a भी 1 है और b भी 1 है। इस केस में a और b दोनों अगर 1 है तो a बार और b बार दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 0 इंटू 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो अपने पास में हो गई 0 और ये 1, ये भी 1 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया 1। तो 0 प्लस 1, आउटपुट अपने पास में क्या आ रहा है 1। तो ये यहाँ पे इसकी करेक्ट ट्रूथ टेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक स्पेयर है रेडियस a और मास m का, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से चल रहा है। सरफेस पे जो मोशन है इसकी वो विदाउट स्लिपिंग है, यानी कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है। आगे इसमें यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है और हमें कहा है कि जो स्पेयर है वो यहाँ पे इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो है कितनी हाइट तक जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में जो है थोड़ी सी एरर है। वो एरर ये है कि इसमें एक तो ये नहीं मेंशन किया है कि जब इसका ट्रांजिशन जो है, जब ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस से इंक्लाइंड सरफेस पे जाएगा तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एनर्जी का कुछ लॉस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो अगर हम ये एज्यूम भी कर लेते हैं कि इसका जो ट्रांजिशन है उस ट्रांजिशन के अंदर, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस से जब ये इंक्लाइंड प्लेन पे जाता है, तो उस वाली सिचुएशन में यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो नो लॉस ऑफ एनर्जी मानते हुए भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो आंसर हमारा आता है वो आंसर किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से क्या है, बोनस है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मूव होके जो है वो यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, यानी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो यहाँ पे ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये वाली डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है d। अब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग तो डिस्टेंस हमने d ले ली, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड से यानी कि हॉरिजॉन्टल से जो इसकी हाइट है, ये हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं h है। और मोशन जो है वो इसकी प्योर रोलिंग है, क्योंकि हमें मेंशन्ड है कि ये विदाउट स्लिपिंग यहाँ पे रोल कर रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस हमें यहाँ पे बीच में कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे इस पे एनर्जी कंजर्वेशन अगर अप्लाई करें, क्योंकि नो लॉस ऑफ एनर्जी हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे इसकी मोशन जो है प्योर रोलिंग है और बाद में ये इस हाइट तक चला गया, तो यहाँ पे जो फाइनली जो है इसकी मोशन, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और क्योंकि ये हमेशा प्योर रोलिंग कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, तो वेलोसिटी 0 होने वाले केस में यहाँ पे ओमेगा भी इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं, ठीक है, ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब ये है तब हम मान लेते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो अब ये कितनी हाइट ऊपर चला जाता है उससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी mgh से। तो यहाँ पे सरफेस पे तो टोटल एनर्जी जो है वो पहले काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और मोशन जो है वो क्या है प्योर रोलिंग है। तो हम टोटल एनर्जी अगर देखेंगे इसकी तो होगी हाफ m v0 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर। आई जो है स्पेयर है और स्पेयर में भी ये मेंशन नहीं किया है कि कौन होलो है या सॉलिड है, तो हम हमेशा सॉलिड स्पेयर लेते हैं। तो सॉलिड स्पेयर के लिए जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अपने पास में होगा 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा प्योर रोलिंग के लिए ओमेगा को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं v0/r स्क्वायर। ठीक है, तो ये इनिशियली जो है टोटल एनर्जी होगी।
ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। फाइनली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और सारी की सारी एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, आर जो है ये भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास में ये आ गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 1/5 एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। एम की टर्म ये कैंसिल हो गई, तो यहाँ से एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास में यहाँ पे वैल्यू आ रही है 7/10 वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू जी एच। तो यहाँ से एच की जो वैल्यू अपने पास में आ रही है वो है 7 वी नॉट स्क्वायर अपॉन 10 जी। ठीक है, हमें डी कैलकुलेट करना है, तो डी और एच में अगर हम रिलेशन देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा वो h/d के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने पास में जो डी की वैल्यू आएगी वो होगी h अपॉन साइन थीटा। h की ये जो वैल्यू है ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अपने पास में d की जो वैल्यू आ रही है वो होगी 7 वी नॉट स्क्वायर 10 जी साइन थीटा। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये जो आंसर है ये किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, बोनस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हाइड्रोजन एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो n=2 टू n=1 में ट्रांजिशन कर रहा है, तो हमें इस ट्रांजिशन में जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है hc/λ वो एक्सप्रेस होती है E= किसी भी ट्रांजिशन के लिए अगर हम देख रहे हैं तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, n1 जो है वो लोअर स्टेट है और n2 जो है वो हायर स्टेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, hc जो है उसको हम यूज कर सकते हैं 1240। आंसर्स जो है वो नैनोमीटर में कैलकुलेट करने हैं, तो हम इसको 1240 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो वेवलेंथ अपने पास में आएगी वो नैनोमीटर में आएगी। ठीक है, एंगस्ट्रॉम के लिए यहाँ पे एक और 0 और वहाँ से वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी अगर हम एक और 0 यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें आंसर नैनोमीटर में रिक्वायर्ड है। इक्वल टू ये हो गया 13.6 और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर में है 1240। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो गया 1/2 to 1 में हो रहा है, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं लैम्डा, तो उसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। लैम्डा को हम इधर ले लेते हैं और ये हो गया 1240 अपॉन 13.6। यहाँ से आ गया 1 - 1/4, तो फैक्टर हो गया 3/4। इधर ले जाएंगे तो अपने पास में 4 × 3। इन वैल्यूज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास में इसकी वैल्यू आएगी 121.8 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्यूरी टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे डोमेन स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो मार्क करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्यूरी टेम्परेचर से नीचे जो है जो डोमेन्स फॉर्म होते हैं उन वो डोमेन्स के अंदर जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर वो सेम डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। डिफरेंट डोमेन्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो तो डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन अपने पास में है वो है ए माइक्रोस्कोपिक रीजन विद सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि एक ही डोमेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर उसके सारे मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में अलाइंड है तो ऑलरेडी जो है उस पर्टिकुलर डोमेन का जो मैग्नेटाइजेशन है वो सैचुरेटेड है। ठीक है, क्योंकि अगर डिफरेंट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो अगर सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होता है, बट ऑलरेडी डोमेन स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जो है सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो ऑलरेडी जो है उसका मैग्नेटाइजेशन क्या है, सैचुरेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है और उसके SHM के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमें दे रखी है। साथ में हमें बोला है कि t=0 पे पार्टिकल a/2 पे है और वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो हमें इनिशियल फेज कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो है y = a sin ω t + φ0।
ठीक है। t इक्वल टू 0 पे a/2 पे है, तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू a/2। अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है तो हम ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी की इक्वेशन होगी वो अपने पास में होगी a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में भी अगर हम t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपने पास में v की वैल्यू आ रही है a इंटू ओमेगा इंटू कॉस फाइव। ठीक है, तो इसमें ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से ये आ गया a/2 इक्वल टू a साइन फाई नॉट, यहाँ पे भी ये फाई नॉट होगा। ठीक है, तो साइन फाई नॉट की वैल्यू जो है वो अपने पास में हो गई हाफ। तो यहाँ से फाई नॉट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फाई नॉट के लिए दो पॉसिबल वैल्यूज अपने पास में आ जाएगी, एक होगी π/6 और दूसरी होगी 5π/6। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी ये हमें चेक करना होगा, तो वो हम वेलोसिटी की हेल्प से चेक करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें फाई नॉट इक्वल टू π/6 अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव आ रही है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और अगर वही अगर हम फाई नॉट की वैल्यू 5π/6 अगर यूज़ करते हैं इसमें, तो यहाँ से वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, नेगेटिव। तो हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे और ये वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से फाई नॉट की जो वैल्यू अपने पास में होगी वो होगी 5π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक क्यूबिकल सरफेस दे रखी है और इस क्यूबिकल सरफेस के एक वर्टेक्स पे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है। तो ये क्यूबिकल सरफेस है और एक्सिसेस हमें डिफाइन कर रखी हैं कि ये एस एक्सिस है और इस वाले वर्टेक्स के ऊपर जहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन को हमने मार्क कर लिया ए से, ये वाला वर्टेक्स बी सी डी, ये ई, ये एफ है, जी और एच। तो ओरिजिन पे यानी कि वर्टेक्स ए पे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट चार्ज का फ्लक्स कैलकुलेट करना है, जो कि यहाँ पे शेडेड पार्ट है यहाँ पे इसके अंदर से थ्रू, यानी कि ये जो शेडेड सरफेस है इस पार्ट में से कितना फ्लक्स यहाँ पे इसका पास होगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिमेट्री से हम रिलेट कर सकते हैं कि शेडेड पार्ट में ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट जो है ये जो कि इसके टॉप सरफेस पे आ रहा है, इसमें से जो फ्लक्स जाएगा वो फ्लक्स उतना ही होगा जितना इस वाले पार्ट में से जाएगा। ये जो यहाँ पे बचा हुआ पार्ट है, जो फ्रंट वाला फेस है, इधर वाला जो फेस है इसमें से, क्योंकि यहाँ पे इस वाले पार्ट की जो ज्योमेट्री है इस वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में सिमिलर जो है डिस्टेंसेज यहाँ पे इसके लिए भी होंगी। ठीक है, सिमिलर ज्योमेट्री होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना फ्लक्स जो है वो इतने पार्ट में से जाएगा उतना ही फ्लक्स इस वाले पार्ट में से भी जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि शेडेड पार्ट में से जो टोटल फ्लक्स जा रहा है वो बेसिकली ये जो पूरा फेस है इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है उसी के इक्वल होगा। तो हम नोट कर लेते हैं कि फ्लक्स थ्रू शेडेड एरिया will be equal to flux through surface BCFG, और इसको हम ले लेते हैं ये है फाई BCFG, इसके इक्वल होगा। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस चार्ज क्यूब का कितना फ्लक्स इस पूरे क्यूब में से जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं वो है फाई क्यूब। तो देखो टोटल फ्लक्स जो यहाँ पे जनरेट होगा इस चार्ज का पूरी सराउंडिंग में, ठीक है, वो तो चारों तरफ जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसकी वैल्यू जो अपने पास में आएगी वो तो होगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्यूब में से कितना जाएगा अगर ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स जहाँ पे ये चार्ज रखा हुआ है, तो ऐसा ही एक क्यूब अगर हम पीछे रख देंगे तो उसमें से भी इसके इक्वल ही जो है फ्लक्स जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब जो दो क्यूब है वैसे ही दो क्यूब अगर इसके हम इधर की तरफ रख देंगे तो हर क्यूब में से सेम फ्लक्स जाएगा। अब यहाँ पे 4 क्यूब हो गए, ऐसे ही 4 क्यूब अगर हम नीचे रख देंगे, ठीक है, तो उनमें से भी हर क्यूब में से फ्लक्स जो है वो क्या जाएगा, सेम जाएगा। अब ये जो 8 क्यूब हो गए हैं,
इन 8 क्यूब के से जो एक बड़ा क्यूब यहाँ पे फॉर्म होगा, उस क्यूब के ये वाला पॉइंट चार्ज सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो उस बड़े क्यूब के ये वाला पॉइंट चार्ज सेंटर पे है, इसका मतलब ये हो गया कि हर क्यूब में से जो फ्लक्स आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो अब इसमें से जो वैल्यू होगी, क्योंकि वो जो बड़ा क्यूब यहाँ पे फॉर्म होगा ऐसे 8 क्यूब से जिसके ये सेंटर पे होगा, ठीक है, उसमें से टोटल फ्लक्स ये जाएगा, तो एक इंडिविजुअल क्यूब में से जो फ्लक्स जाएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/8 ऑफ दिस टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ से ये क्यूब में से जो टोटल फ्लक्स जा रहा है उसकी वैल्यू अपने पास में ये आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिफरेंट फेसेस के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो जिस फेस पे ये पॉइंट चार्ज जो है, यहाँ पे जिस फेस के वर्टेक्स पे ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे लाई कर रहा है, उस फेस में से फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो उस फेस को क्रॉस करके नहीं जाएंगी जिस फेस के एक वर्टेक्स पे ये चार्ज प्लेस्ड है। तो ऐसे 3 फेस होंगे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू BC DA, एक तो ये वाला फेस हो गया, इक्वल टू फ्लक्स थ्रू ADEH, ठीक है, ये वाला फ्लक्स फेस हो गया, और एक फेस होगा AHGB, ठीक है। ये तीनों फेस वो फेस हैं जिनके एक वर्टेक्स पे यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज क्यू लाई कर रहा है, ठीक है। तो इन तीनों फेस में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है फेस को क्रॉस करके नहीं जाएगी, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एंड रिमेनिंग जो 3 फेसेस होंगे, वो रिमेनिंग 3 फेसेस की ज्योमेट्री जो है यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज यानी इस वाले वर्टेक्स से क्या होगी, सिमिलर होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिमेनिंग 3 फेसेस से जो फ्लक्स जाएगा वो टोटल फ्लक्स का क्या जाएगा, 1/3 जाएगा। तो अब जो रिमेनिंग फेसेस हैं उनके लिए हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू फेस BCFG, एक तो ये वाला फेस हो गया, ठीक है, और एक ये वाला फेस होगा, इक्वल टू फ्लक्स थ्रू CDEF, ये वाला फेस हो गया, और एक ये ऊपर वाला फेस होगा, ठीक है। इसके लिए हम कहेंगे ये होगा फ्लक्स थ्रू EFGH। इन तीनों फेसेस की ज्योमेट्री जो है इस वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में सेम ही है, तो इसका मतलब तीनों में से जो फ्लक्स जाएगा वो सेम ही होगा, और ये फ्लक्स टोटल फ्लक्स का 1/3 होगा। तो 1/3 ऑफ फ्लक्स थ्रू क्यूब के थ्रू फ्लक्स इतना है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा Q/24 ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक चार्ज कैपेसिटर है, तो ये हम ले लेते हैं कि ये कैपेसिटर ले लेते हैं, और इस पे चार्ज हम ले लेते हैं, यहाँ पे Q है और इस प्लेट पे है -Q। अब इस चार्ज कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पे K1 काइनेटिक एनर्जी से प्लेट के साथ में अल्फा एंगल पे एंटर हो रहा है। तो हम ले लेते हैं कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ये ऐसे एंटर हो रहा है, ये प्लेट के साथ में अल्फा एंगल पे है, तो प्लेट के पैरेलल एक लाइन हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम ले लेते हैं v1, और ये एंगल हमें दे रखा है ये कितना है, अल्फा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी K1 है, तो इसका मतलब वेलोसिटी की टर्म में हम काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और दे रखा है कि प्लेट के साथ में बीटा एंगल पे जो है वो यहाँ पे लीव करता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि ये चार्ज कैपेसिटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, यानी कि ऐसे इधर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है। तो अब इस डायरेक्शन में तो जो है यहाँ पे इसके पास में एक वेलोसिटी होगी, ठीक है। अगर हम डायरेक्शंस डिफाइन कर दें कि इधर की तरफ ये ऐसे प्लेट्स के पैरेलल x डायरेक्शन है और ये इधर की तरफ y डायरेक्शन है, तो x डायरेक्शन में तो इसके पास में सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी अगर x में हम देखेंगे तो v1 का कंपोनेंट आएगा, वो होगा v1 cos अल्फा। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी भी है और साथ में फोर्स भी लग रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जब ये लीव हो रहा है, तो इस रीजन को जब छोड़ रहा है, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें दे रखी K2 है, तो हम मान लेते हैं कि स्पीड v2 है,
और इसका जो एंगल है प्लेट्स के साथ में, ये एंगल हमें दे रखा है वो कितना है, बीटा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ड्यूरिंग मोशन जब ये प्लेट के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। एक्स डायरेक्शन में अगर फोर्स नहीं है तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है इसका क्या होगा, जीरो होगा। अगर एक्स में एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। तो एक्स में वेलोसिटी पहले यहाँ पे जब ये एंटर हुआ था उस इंस्टेंट पे अपने पास में वेलोसिटी है v1 cos अल्फा, और जब ये यहाँ पे यहाँ एग्जिट हो रहा है तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी देखेंगे x में तो इसकी वैल्यू आएगी v2 cos बीटा। तो v1 cos अल्फा ये v2 cos बीटा के इक्वल है। ठीक है, तो ये अपने पास में रिलेशन आ गया। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं v1 अपॉन v2 जो है वो cos बीटा अपॉन cos अल्फा के इक्वल है। तो हमें यहाँ पे एंटर होने के टाइम पे और एग्जिट होने के टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम बोल सकते हैं कि k1 अपॉन k2 इसकी वैल्यू होगी हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v1 स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v2 स्क्वायर। ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो ये जो रेशियो है इसकी वैल्यू अपने पास में आ रही है v1 अपॉन v2 का स्क्वायर। तो k1 अपॉन k2 इसकी वैल्यू, यहाँ से v1 अपॉन v2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो उसका स्क्वायर है, तो ये रेशियो अपने पास में आ गया cos स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग लेवल इंक्रीज करने से फर्मी लेवल में क्या चेंज होगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि अगर हम डोपिंग इंक्रीज कर देते हैं तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि वो डिक्रीज करता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो स्प्रिंग हैं और एक ब्लॉक जो है वो दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, एक स्प्रिंग लेफ्ट में है दूसरी राइट में है। तो अब अगर ब्लॉक को जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम किसी भी साइड में अगर डिस्प्लेस कर देते हैं तो ब्लॉक की मोशन एसएचएम होगी, तो हमें उस एसएचएम के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है यानी कि जो मीन पोजीशन है, उस मीन पोजीशन से हम ब्लॉक को इधर की तरफ x डिस्प्लेस कर देते हैं। तो x डिस्प्लेस करने के बाद में ब्लॉक के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये इधर जो स्प्रिंग थी वो कंप्रेस्ड है, तो इसका मतलब वो यहाँ पे इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी 2kx, और ये वाली इधर जो स्प्रिंग थी ये एक्सटेंड हो गई है, तो अब ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, वो इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा 2kx। तो ये यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स होगा। तो एफ नेट जो है उसकी डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्स सेम ही डायरेक्शन में है, तो ये एफ नेट जो है वो इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि ये टुवार्ड्स मीन पोजीशन है, यानी कि फोर्स रिस्टोरिंग है। ठीक है, एफ नेट का मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो एफ नेट यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 2kx प्लस 2kx, यानी कि इसकी वैल्यू अपने पास में होगी 4kx। एफ नेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया 4k इंटू एक्स। यहाँ से a की वैल्यू अपने पास में आ गई 4k बाई एम इंटू एक्स, और क्योंकि ये SHM कर रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है SHM की, तो यहाँ पे ये वाली टर्म जो है ये रिप्रेजेंट करेगी ओमेगा स्क्वायर को। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अपने पास में आ गई 4k अपॉन एम। तो टाइम पीरियड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो गया 2 पाई एम अपॉन 4k। 4 का फैक्टर यहाँ पे इस 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो टाइम पीरियड अपने पास में आ गया पाई एम अपॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक पार्टिकल को एक बिल्डिंग के टॉप से ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करने के बाद में पार्टिकल जब 5 मीटर बिलो पॉइंट पे पहुंचता है तो उस इंस्टेंट पे एक दूसरे पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है जो कि बिल्डिंग के टॉप से 25 मीटर बिलो है, और साथ में हमें दे रखा है कि दोनों पार्टिकल जो है वो एक साथ ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं, तो बिल्डिंग की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो सिचुएशन हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ले लिया कि ये ग्राउंड है और बिल्डिंग की हाइट h है, तो यहाँ से हमने पार्टिकल 1 को जो है ड्रॉप किया है। पार्टिकल 1 को ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है पार्टिकल 1 की क्या है, 0। अब पार्टिकल 1 ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और जब ये यहाँ पे 5 मीटर बिलो पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस इंस्टेंट पे यहाँ पे हमने 25 मीटर नीचे
वाले पॉइंट पे एक दूसरे पार्टिकल को ड्रॉप किया है, तो ये सेकंड पार्टिकल हम यहाँ पे ले लेते हैं, और इसको भी ड्रॉप कर रहे हैं तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, 0। तो जिस इंस्टेंट पे सेकंड पार्टिकल को ड्रॉप किया उस इंस्टेंट पे यहाँ पे पार्टिकल 1 जो है वो यहाँ पे है, और इसके पास में ऑलरेडी यहाँ पे एक वेलोसिटी होगी v1, ठीक है। और जिस इंस्टेंट पे हम पार्टिकल 2 को ड्रॉप कर रहे हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो इंस्टेंट जो है वो है t=0, हम t=0 वहां पे ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाला पार्टिकल ऐसे नीचे आ रहा है और ये पार्टिकल भी ऐसे नीचे आ रहा है, और हमें गिवन है कि दोनों पार्टिकल एक साथ ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेम टाइम इंटरवल में सेकंड पार्टिकल तो यहाँ से यहाँ आ रहा है और फर्स्ट पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और जी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और जी की वैल्यू जो है वो मेंशन नहीं कर रखी है, तो हम एक बार 10 ले लेते हैं यहाँ पे, फिर ऑप्शंस जो है वो चेक कर लेंगे, ठीक है, कि अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो 9.8 लेने से उसके नियरेस्ट वैल्यू जो है वो हम मार्क कर लेंगे। तो जी की वैल्यू ये है, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि सेकंड पार्टिकल जो है उसको हमने कब प्रोजेक्ट किया है, t=0 पे। लेट सेकंड पार्टिकल was dropped at t=0, ठीक है। और उसको ग्राउंड तक रीच होने में जो टाइम लग रहा है वो हम ले लेते हैं, वो टाइम इंटरवल t है, एंड इट टेक्स t टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। तो t=0 से इस t टाइम इंटरवल के लिए हमें इन दोनों की मोशन को यहाँ पे देखना है, ठीक है। इस ड्यूरेशन में पार्टिकल 1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो अपने पास में आ जाएगा ये वाला, यानी कि h-5, और पार्टिकल 2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी h-25। तो पार्टिकल 1 के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें v1 कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो हम पार्टिकल 1 के लिए पहले इक्वेशंस देख लेते हैं। v1 कैलकुलेट करने के लिए हम पार्टिकल की जो मोशन है वो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, पहले ड्रॉप करने के बाद में यहाँ तक पहुँचने में, ये जो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके लिए। तो इस वाले इंटरवल में अगर हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम रिलेशन यूज कर लेते हैं, v1 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही है इसलिए पॉजिटिव होगा, g इंटू जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितनी है, 5। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो अपने पास में ये आ गया v1 स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 है, प्लस g की वैल्यू 10 ले रहे हैं, 5 इंटू 2 ये भी 10 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 100, यानी कि v1 अपने पास में आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v1 अब 10 मीटर पर सेकेंड है। अब नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे टाइम इंटरवल t सेकेंड के लिए, t=0 से t=t सेकेंड के लिए इसकी मोशन को यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल 1 के लिए अगर हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट अपने पास में हो गया h-5 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अब इस इंटरवल के लिए इनिशियल वेलोसिटी v1 है, तो v1 की वैल्यू अपने पास में है 10, और टाइम इंटरवल हम देख रहे हैं t प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। जी की वैल्यू भी हम यहाँ पे 10 यूज कर सकते हैं, ये अपने पास में आ गया 10, ठीक है। तो ये अपने पास में फर्स्ट रिलेशन आ गया। पार्टिकल 2 के लिए भी हम इस इंटरवल के लिए इक्वेशन देखते हैं। पार्टिकल 2 के लिए इक्वेशन देखेंगे तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है h-25 और डायरेक्शन डाउनवर्ड ही है, तो ये अपने पास में आ गया h-25। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल 2 के लिए इस इंटरवल में 0 है, प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर यानी 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास में आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हम पहले टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1 - 2 अगर हम करते हैं तो 1 - 2 करने से लेफ्ट हैंड साइड पे तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 20। राइट हैंड साइड में हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये वाली टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी और अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू टी। तो टाइम इंटरवल की वैल्यू अपने पास में हो गई 2 सेकेंड। अब इस 2 सेकेंड टाइम इंटरवल के अंदर जो h की वैल्यू है वो कैलकुलेट करने के लिए, बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों में से कोई एक इक्वेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, फ्रॉम 2
इसमें टाइम की वैल्यू रख देते हैं, तो h माइनस 25 इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर। 2 का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, ये हो गया 20। तो h की वैल्यू अपने पास में आ गई 20 प्लस 25 यानी कि 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है और C स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर। तो यहाँ पे एक टर्म हमें दे रखी है, इसके लिए हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। तो डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए पहले हम देखते हैं कि ये टर्म हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कूलाम फोर्स जो है वो एक्सप्रेस होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम दो प्रोटॉन या फिर दो इलेक्ट्रॉन के लिए कूलाम फोर्स का एक्सप्रेशन अगर देखते हैं, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी F इक्वल टू K की वैल्यू भी हम रख देते हैं, और Q1 और Q2 दोनों हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो ये आ गया E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने पास में आ रही है F इंटू R स्क्वायर। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकेंड रिलेशन हम ये जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो एक्सप्रेस होती है hc अपॉन लैम्डा, ये एनर्जी ऑफ फोटोन के इक्वल है। तो यहाँ से हम hc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, hc वो एक्सप्रेस होगा E इंटू लैम्डा। ये सेकेंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। तो अगर दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो अपने पास में टर्म आएगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन HC, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स आ रही हैं वो होंगी F R स्क्वायर अपॉन ई लैम्डा। तो हमें इस टर्म की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे इस टर्म की डायमेंशन वही होगी जो कि यहाँ पे इस वाली टर्म की डायमेंशन होगी। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो डायमेंशंस होंगी, यहाँ पे ये फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन M1 L1 T-2, और R जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन होगी L2। E एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशन हम जानते हैं M1 L2 T-2। लैम्डा वेवलेंथ है, वो एक टाइप की लेंथ ही है, तो यहाँ पे ये हो गया L1। तो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर के अंदर यहाँ पर m⁻1 है, डिनोमीटर में भी m⁻1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमरेटर में यहाँ पे अपने पास में l की पावर 3 है और यहाँ पे भी l⁻3, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और T-2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सारी डायमेंशंस जो है ये कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पे इस वाली टर्म की जो डायमेंशन होगी वो अपने पास में होगी M0 L0 T0। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम स्पीड से मूव हो रहे हैं, तो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो कैलकुलेट करना है दोनों के लिए, और दोनों के मास में जो रिलेशन है वो हमें यहाँ पे गिवन है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, ये रेशियो जो है ये अगर सेम स्पीड से मूव हो रहे हैं तो हम जानते हैं कि लैम्डा जो है वो होता है h अपॉन mv। तो h वो कांस्टेंट है और स्पीड दोनों के लिए सेम है, तो ये मास का इनवर्स रेशियो होगा, यानी कि mp अपॉन me। तो यहाँ पे अपने को रिलेशन दे रखा है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो गया 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू me। तो रेशियो की वैल्यू अपने पास में आ रही है 1836। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दो लिस्ट दे रखी हैं। लिस्ट 1 के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, और लिस्ट 2 में जो है उनके यूजेस हैं, तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स को उनके यूजेस से मैच करना है। तो फर्स्ट जो यहाँ पे हमें दे रखा है वो है रेक्टिफायर। तो हम जानते हैं कि रेक्टिफायर जो है वो AC को DC में कन्वर्ट करने के काम में आता है। तो हम यहाँ पे लिस्ट 2 में देख सकते हैं कि ये मैच हो रहा है सेकंड से। सेकंड हमें दे रखा है वो है स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर जो है वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज होता है, यानी कि स्टेबलाइजर जो है वो आउटपुट वोल्टेज को जो है वो कांस्टेंट रखता है। अगर इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट चेंज हो रही है तब भी वो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करके रहता है, ठीक है। तो बी जो है ये अपने पास में मैच होगा फोर्थ से, ठीक है। सी हमें दे रखा है वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जो है उसका यूज ये है कि वोल्टेज को जो है इंक्रीज अगर करना है या फिर डिक्रीज करना है, यानी कि स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है, उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। तो सी जो है ये मैच हो रहा है लिस्ट 2 में फर्स्ट से, और डी हमें दे रखा है वो है फिल्टर।
तो फिल्टर का जो यूज़ है वो हम करते हैं कि रेक्टिफायर जो AC से DC में कन्वर्ट करके देता है तो उसमें रिपल इफेक्ट होता है, तो फिल्टर जो है वो उस रिपल इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी कि वेरिएबल DC को जो है वो कांस्टेंट DC के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे फिल्टर यूज़ करते हैं। तो ये अपने पास में यहाँ पे मैच होगा थर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, कैरियर सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, मैसेज सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद में इसको एंटीना से रेडिएट किया जाता है, तो एयर के अंदर सिग्नल के लिए हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वही होती है जो कि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो वेवलेंथ होगी वो उसकी उस मीडियम में वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। तो अब एयर के अंदर हम देख रहे हैं तो एयर जो है उसको नियरली हम वैक्यूम के जैसे ही ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि सिग्नल जो है उसकी स्पीड c के इक्वल होगी, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पे ये हो गया fc। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक पिन होल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, सन से जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट हो रही है, तो पिन होल से डायफ्रेक्शन पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है हमें उसके लिए ऑब्जर्व करना है कि अगर पिन होल का डायमीटर जो है हम स्लाइटली इंक्रीज कर देते हैं तो स्क्रीन पे जो डायफ्रेक्शन पैटर्न है उसके साइज पे क्या चेंज होगा और इंटेंसिटी पे क्या चेंज होगा। तो हम जानते हैं कि पिन होल से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसमें फ्रिंजेस जो है वो सर्कुलर होती हैं, और सेंट्रल फ्रिंज जो है उसके लिए अगर हम देखें कि फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है उसकी वैल्यू हम जानते हैं कि वो होती है थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए। तो यहाँ पे लैम्डा तो वेवलेंथ हो गई है इंसिडेंट लाइट की, और ए जो है वो पिन होल का अपर्चर है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि अगर पिन होल का जो डायमीटर है वो इंक्रीज होगा तो उसकी अपर्चर इंक्रीज होगी, और अपर्चर इंक्रीज होने से थीटा जो है वो डिक्रीज होगा, यानी कि सेंट्रल फ्रिंज जो है उसके लिए एंगुलर विड्थ जो है वो डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल फ्रिंज जो है उसकी साइज जो है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि साइज डिक्रीजेस, ठीक है। इसके बाद में हम इंटेंसिटी के लिए चेक करते हैं, तो हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो एरिया ऑफ होल के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अगर पिन होल का डायमीटर हम इंक्रीज करेंगे तो डायमीटर इंक्रीज करने से उसका एपर्चर इंक्रीज हो जाएगा, एपर्चर इंक्रीज होने से हम कह सकते हैं कि उसका जो एरिया है वो भी इंक्रीज होगा, और होल का एरिया इंक्रीज होने से इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दे रखी है। इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ हमें दे रखा है। तो इस प्रोसेस के थ्रू गैस को, आइडियल गैस के 1 मोल को हम यहाँ पे स्टेट 1 से स्टेट 2 लेके जा रहे हैं, और साथ में हमें दे रखा है कि स्टेट 2 में जो वॉल्यूम है वो स्टेट 1 के वॉल्यूम का डबल है, ठीक है। ये रिलेशन हमें दे रखा है। तो स्टेट 2 में टेम्परेचर और स्टेट 1 में टेम्परेचर का रेशियो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो प्रोसेस की जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है PV⁻½ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमें टेम्परेचर का रेशियो कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन है, तो हम इस रिलेशन को टेम्परेचर और वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं nRT अपॉन V इंटू V⁻½ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। nR ये कांस्टेंट है तो हम इसको कांस्टेंट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे V⁻½ है और नीचे V है, तो यहाँ पे डिनोमीटर में एक V⁻½ आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में रिलेशन ये आ गया कि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू V⁻²। तो अब अगर हम रेशियो लेते हैं T2 अपॉन T1 तो ये रेशियो अपने पास में आ जाएगा V2 अपॉन V1 पावर हाफ। V2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V1 हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 2V1 होगा, तो V1 कैंसिल हो गया। यहाँ से अपने पास में रेशियो की वैल्यू आ गई √2 अपॉन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक फोटो सेंसिटिव सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करके
स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो जब लाइट की वेवलेंथ हम 491 नैनोमीटर यूज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.71 वोल्ट ऑब्टेन होता है। अगर लाइट की वेवलेंथ हम चेंज कर देते हैं तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.43 हमें ऑब्टेन होता है। तो जो चेंज्ड वेवलेंथ है लाइट की वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम ये जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू ई, इसकी वैल्यू जो है वो के मैक्स के इक्वल होती है, फोटो इलेक्ट्रॉन के पास में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। और के मैक्स का रिलेशन जो है वो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के साथ में ये होता है प्लस फाई वर्क फंक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू ई इंटू वी एस प्लस फाई। अब दोनों वेवलेंथ के लिए जो है यहाँ पे हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फर्स्ट वेवलेंथ के लिए अपने पास में रिलेशन ये है, क्योंकि वेवलेंथ नैनोमीटर में है तो हम एच सी की वैल्यू यूज कर सकते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 491 नैनोमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ई वी एस की वैल्यू 0.71 है, इसे मल्टीप्लाई करने से ये हो गया 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, प्लस फाई जो है उसकी वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो यहाँ पे यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ये हो गया फर्स्ट रिलेशन। सिमिलर वे में हम लैम्डा 2 के लिए देख लेते हैं। ये हो गया 1240 अपॉन लैम्डा 2, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.43 प्लस फाई। दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस हम ले लेते हैं। डिफरेंस हम लेंगे तो ये हो गया 1240 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1240 अपॉन 491 इक्वल टू 1.43 माइनस 0.71। 1.43 माइनस 0.71 इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो ये अपने पास में आ जाएगा 0.72। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइनली हम लैम्डा 2 अगर कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन से तो लैम्डा 2 की जो वैल्यू अपने पास में आएगी वो नियरली अपने पास में आएगी 382 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव जनरेट हो रही है उसकी स्पीड के अंदर हमें परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है अगर हम स्ट्रिंग के अंदर टेंशन में 4% चेंज करते हैं तो हम जानते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है उसकी स्पीड जो है वो टेंशन की टर्म में एक्सप्रेस होती है √T अपॉन म्यू। म्यू जो है वो स्ट्रिंग के लिए मास पर यूनिट लेंथ है, यानी कि लीनियर मास डेंसिटी है स्ट्रिंग की, तो ये कांस्टेंट है। तो अब अगर हम रिलेशन देखेंगे फ्रैक्शनल चेंज का तो अपने पास में रिलेशन ये होगा डेल्टा वी अपॉन वी। म्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और टेंशन में जो चेंज है डेल्टा टी अपॉन टी इंटू हाफ, क्योंकि पावर हाफ है यहाँ पे। अगर परसेंटेज चेंज देखना है तो डेल्टा वी अपॉन वी इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया अपने पास में हाफ इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%। तो हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी में जो परसेंटेज चेंज होगा वो टेंशन में जो परसेंटेज चेंज है उसका हाफ होगा, 4%। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अपने पास में आ गई है 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो आइडेंटिकल स्पेयर हैं और हर एक स्पेयर का मास 10 मिलीग्राम दे रखा है, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻6 kg हम उसको बोल सकते हैं। दोनों आइडेंटिकल स्पेयर पे सेम चार्ज है और दोनों को सेम लेंथ की दो स्ट्रिंग से हम हैंग कर रहे हैं सेम पॉइंट से। अब सेम चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इक्विलिब्रियम में एक दूसरे से ये 0.2 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे बैलेंस है। तो हमें चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो चार्ज की वैल्यू आ रही है उसको हमें एक्सप्रेस करना है A/21 इंटू 10⁻⁸ कूलाम के फॉर्म में और फिर वहां से A की वैल्यू कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो जो अरेंजमेंट है, जो सिचुएशन है वो इस टाइप से है कि यहाँ से सिमिलर लेंथ की दो स्ट्रिंग है L लेंथ की, और L की वैल्यू जो है वो भी हमें यहाँ पे गिवन है कि लेंथ वो 0.5 मीटर है। तो इन दोनों स्ट्रिंग से दो सिमिलर स्पेयर को हमने यहाँ पे हैंग कर रखा है। मास दोनों का सेम है, चार्ज भी दोनों का सेम है, और इक्विलिब्रियम के लिए यानी बैलेंस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे से 0.2 मीटर पे है। तो 0.2 मीटर पे है तो वर्टिकल के साथ में जो है यहाँ पे जो एंगल होगा और ये जो डिस्टेंसेस होंगी वर्टिकल से दोनों की वो क्या होंगी, सेम ही होंगी, क्योंकि दोनों के लिए सिचुएशन आइडेंटिकल है, ठीक है।
सेम मास है, सेम चार्ज है, ठीक है। तो ये भी 0.1 डिस्टेंस पे होगा वर्टिकल डायरेक्शन से, और ये भी यहाँ पे 0.1 डिस्टेंस पे होगा, जो कि यहाँ पे हिंज पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन पास हो रही है उससे, ठीक है। तो अब चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इक्विलिब्रियम में इन पे पहले फोर्स का एक्सप्रेशन देखते हैं। तो इस पे अगर हम देखेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे mg लग रहा होगा, इधर की तरफ स्ट्रिंग की टेंशन लग रही होगी और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। सिमिलर वे में हम इसके लिए भी बोल सकते हैं कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और इधर की तरफ टेंशन का फोर्स लग रहा है T। अब दोनों में से किसी भी एक के लिए हम जो है इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास में रिलेशन ही हो जाएगा कि टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, तो T cos थीटा वो mg को बैलेंस करेगा, एंड T sin थीटा ये इलेक्ट्रिक फोर्स Fe के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लेते हैं तो tan थीटा की जो वैल्यू अपने पास में आएगी वो होगी Fe अपॉन mg, ठीक है। Fe जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये अपने पास में होगा K, Fe की वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू mg, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं, चार्जेस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। R हमें दे रखा है, R टोटल सेपरेशन है, ये 0.2 है, मास भी हमें दे रखा है, K की वैल्यू हम जानते हैं, तो हमें पहले tan थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं। ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड हमें पता है और ये वाली साइड हमें पता है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू ये अपने पास में आ रही है 0.1 अपॉन 0.5 यानी कि 1/5। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा कैलकुलेट करते हैं तो tan थीटा की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 1/√24। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे सारी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू तो अपने पास में आ गई 1/√24, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 Q2 दोनों सेम ही है, वो Q के इक्वल हैं, तो ये हो गया Q स्क्वायर। R स्क्वायर दोनों के बीच में सेपरेशन है, तो ये हो गया 0.2 स्क्वायर। मास के लिए हमें दे रखा है कि 10 मिलीग्राम है, यानी कि 10 × 10⁻⁻6 kg, ठीक है, इंटू जी। तो जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यूज यहाँ पे चार्ज के लिए आ गई। तो अब इसको अगर हम सारी वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अपने पास में जो चार्ज का एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करने से, तो क्योंकि वैल्यू अपने पास में आएगी 0.95 × 10⁻⁸ कूलाम, यानी कि 10⁻⁸ कूलाम का मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर रख के जो चार्ज का एक्सप्रेशन आ रहा है वो ये ऐसे आ रहा है। अब ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कि ये इक्वल है स्मॉल a अपॉन 21 × 10⁻⁻8 के, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे इसमें रख देते हैं, तो ये हो गया 0.95 × 10⁻⁸। ये फैक्टर कैंसिल हो गया। यहाँ से स्मॉल a की वैल्यू अपने पास में आ रही है 21 × 0.95, तो स्मॉल a जो है इसकी वैल्यू नियरली अपने पास में आ जाएगी, वो कितनी है 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है। इस सर्किट में यहाँ से 6 एम्पियर करंट सर्किट के अंदर एंटर हो रही है और पॉइंट R से 6 एम्पियर करंट सर्किट को लीव कर रही है। बीच में यहाँ पे पॉइंट P से 2 ब्रांचेज निकल रही हैं, तो एक ब्रांच में इधर की तरफ I1 करंट जा रहा है और इसमें I2 करंट जा रहा है। हमें I1 करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये I1 करंट जो जा रहा है ये इस 2 एम्पियर में और फिर आगे इस 2 एम्पियर में से पास होगा, तो यानी कि दोनों में सेम करंट है, तो दोनों यहाँ पे क्या होंगे, सीरीज के अंदर होंगे। अगर ये दोनों सीरीज में है तो यहाँ पे इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा अपने पास में, उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं कि वो R1 है और उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 4 ओम। अब ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है वो इसके साथ में इस 2 ओम के साथ में पैरेलल में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ से हम ये पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो हम जानते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट ये होगा 1/R1 + 1/R2। वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया 1/4 + 1/2, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ गई 3/4 ओम। तो अब हम I1 की वैल्यू के लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 और R2 के लिए, ठीक है। तो ये
अपने पास में आएगा 1/R1 1/R इक्विवेलेंट इनटू टोटल करंट I। ठीक है, टोटल करंट जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रही है वो कितनी है, 6 एम्पियर। तो अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1/R1 ये अपने पास में है 4, 1/R इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की, इसकी वैल्यू अपने पास में आ रही है 3/4 इंटू टोटल करंट वो 6 एम्पियर है। तो ये 4 का फैक्टर कैंसिल हो गया और अपने पास में यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 6/3, यानी कि I1 की जो वैल्यू है वो अपने पास में है 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक रिवर्सिबल हीट इंजन टोटल हीट इनपुट का 1/4 वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे 1/4 है। ठीक है, आगे इसमें दे रखा है कि अगर सिंक का टेम्परेचर 52 केल्विन से अगर हम कम कर देते हैं तो एफिशिएंसी डबल हो जाती है। तो हमें सोर्स का टेम्परेचर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि रिवर्सिबल हीट इंजन के अंदर जो सोर्स का टेम्परेचर होता है वो हायर टेम्परेचर होता है। ठीक है, और सिंक का टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर होता है, जिसको कि हम TH और TL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफिशिएंसी जो है ये अपने पास में होगी 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक, जिसको हम TL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, जिसको कि हम TH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास में TL/TH इसकी वैल्यू आ रही है 3/4। तो यहाँ से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 3TH = 4TL। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। इसके बाद में ये बोल रहा है कि अगर हम सिंक का टेम्परेचर जो है वो 52 से कम कर देते हैं तो एफिशिएंसी डबल हो जाती है, यानी कि अब जो न्यू एफिशिएंसी है नीटा डैश वो पुरानी एफिशिएंसी का डबल है, यानी कि अब वो 1/2 हो गई है। 1 माइनस, तो अब जो सिंक का टेम्परेचर होगा वो जो प्रीवियस टेम्परेचर था उससे 52 कम होगा। सोर्स का टेम्परेचर उतना ही है, यानी कि वो TH के ही इक्वल है। तो यहाँ से अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास में TL - 52 अपॉन TH इसकी वैल्यू अपने पास में आ रही है हाफ। यहाँ से TH की वैल्यू ये होगी 2TL माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 104। ये सेकंड इक्वेशन है। तो अब TL और TH में दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 अगर इसको सॉल्व करके हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो TL की वैल्यू अपने पास में आएगी 156 केल्विन और TH की वैल्यू अपने पास में आएगी वो होगी 208 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक 8 वोल्ट के बल्ब से जिसकी एफिशिएंसी 10% है से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, उन रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पीक वैल्यू है 10 मीटर डिस्टेंस पे, उसका एक्सप्रेशन हमें दे रखा है। तो उस एक्सप्रेशन के अंदर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो बल्ब के लिए जो पावर है वो हमें दे रखी है, तो वहां से हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं कि 10 मीटर डिस्टेंस पे वहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी। इंटेंसिटी वो होगी पावर अपॉन 4πd², और साथ में एफिशिएंसी दे रखी है तो इसकी वैल्यू होगी 10/100। 10% है, यानी कि टोटल पावर का 10% जो है वो यहाँ पे इसमें कन्वर्ट होगा रेडिएशन में। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये अपने पास में आ जाएगा, पावर है 8/4π 10² × 1/10। ठीक है, ये वैल्यू होगी। साथ में हम ये जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड जो है वो c होगी वैक्यूम के अंदर या फिर एयर के अंदर। तो स्पीड c जो है उसका स्क्वायर वो हम जानते हैं वो इसके इक्वल होता है μ0/ε0। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रेवल करती है तो उसमें एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में प्रोपेगेट होती है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सप्रेस होती है 1/2 × ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड की RMS वैल्यू स्क्वायर इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। और ये जो वैल्यू है ये टोटल इंटेंसिटी के हाफ के इक्वल होती है। तो अब इस एक्सप्रेशन में ERMS को हम पीक इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये हो गया 1/2 ε0 को हम c के साथ में कंबाइन कर लेते हैं,
ये हो गया ई नॉट अपॉन √2, ये इक्वल है आई अपॉन 2 के, और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे √2 स्क्वायर इस 2 के फैक्टर से कैंसिल हो गया। एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, इसकी वैल्यू म्यू नॉट और सी की टर्म्स में हम यहाँ से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक सी की टर्म यहाँ ले लेते हैं, तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू सी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू सी, तो ये हो गया हाफ इंटू 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। ठीक है, वहाँ से ये हो गया ई नॉट स्क्वायर। आई की वैल्यू जो है वो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो अपने पास में यहाँ से एक्सप्रेशन ही आ गया 0.8, 10 से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं 4 पाई 10 स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास में ई नॉट स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, सारी टर्म्स को हम उधर ले जाते हैं, एक 4 का फैक्टर इसमें कैंसिल कर देते हैं, तो अपने पास में ये एक्सप्रेशन आ रहा है 0.4.2 इंटू 2। ये वाली टर्म न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी म्यू नॉट इंटू सी अपॉन पाई इंटू 10 स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया। तो अब अगर हम ई नॉट कैलकुलेट करते हैं तो ई नॉट की वैल्यू अपने पास में आ रही है √0.4 अपॉन 100 इंटू म्यू नॉट सी अपॉन पाई। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 100 जो है यहाँ से 10 का फैक्टर बाहर आ गया, और इसको हम लिख लेते हैं 4 को लिख लेते 0.4 को हम लिख लेते हैं 4/10, तो यहाँ से अपने पास में ये हो गया 2 अपॉन 10 √10 इंटू म्यू नॉट सी अपॉन पाई। ठीक है, तो ये पीक इलेक्ट्रिक फील्ड की करेक्ट वैल्यू ये होगी। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि एनटीए ने जो इसका आंसर दिया है वो इस फॉर्म में दिया है ई नॉट इक्वल टू x अपॉन 10 म्यू नॉट सी अपॉन पाई। तो ये जो नीचे जो है ये 10 का फैक्टर जो उन्होंने दिया है वो 10 का फैक्टर तो उसी केस में आएगा जब यहाँ पे इस एफिशिएंसी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो उन्होंने आंसर की जो कैलकुलेशन की है वो ये मान के की है कि ये जो एफिशिएंसी है इसका कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं है। उन्होंने ये मान लिया कि जो टोटल पावर है वो सारी की सारी पावर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में जा रही है, जो कि एक्चुअल में गलत है। ठीक है, करेक्ट जो है एक्सप्रेशन ये आना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो न्यूमरेटर में 2 का फैक्टर है, बट एनटीए ने आंसर ये यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो अगर हम ये वाला पार्ट यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, एफिशिएंसी अगर हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो डिनोमिनेटर में अपने पास में क्या आएगा 10 √2 की जगह पे, और न्यूमरेटर में आएगा 2, तो x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 2। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर में एरर है। करेक्ट जो है वो ये होना चाहिए था, बट एनटीए ने जो है वो इस फॉर्म में आंसर को डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2 वेक्टर हैं p एंड q, और दोनों वेक्टर के लिए p क्रॉस q ये q क्रॉस p के इक्वल है। ठीक है, और साथ में हमें दे रखा है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है थीटा 0 to 360 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी इंक्लूडेड नहीं है और 360 भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि p क्रॉस q और q क्रॉस p इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो अगर ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर अगर इक्वल है तो ऐसा तभी होगा जब दोनों वेक्टर क्या होंगे, 0 वेक्टर होंगे। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा तभी होगा जब p क्रॉस q और q क्रॉस p इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। अब मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो हम अगर देखेंगे तो यहाँ से अपने पास में इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो ये हो गया PQ साइन थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो PQ साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। चाहे हम इससे देखें चाहे इससे देखें मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। तो P और Q दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, और यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है 0 to 360 के बीच में अगर हम देखेंगे तो उसमें 0 डिग्री पे भी 0 होती है, बट 0 हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो दूसरी जो वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल होगी उसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2 पार्टिकल हैं, एक 4 ग्राम का है और दूसरा 16 ग्राम का। दोनों पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव हो रहे हैं, तो हमें उनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो कैलकुलेट करना है।
तो हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो ये होता है T इज इक्वल टू √2m(k). काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम ही है, तो लीनियर मोमेंटम का जो रेशियो होगा वो √m1/m2 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे मासेस की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो गया 4/16, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1/4, स्क्वायर रूट है तो ये हो गया 1/2। हमें दे रखा है कि ये लीनियर मोमेंटम जो है ये n/2 के इक्वल है, तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि n की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक्सरे फोटोन के लिए वेवलेंथ हमारे पास में है वो है 10 एंगस्ट्रॉम। अब आगे इसमें दे रखा है कि एक फिक्टिशियस पार्टिकल है जिसकी एनर्जी एक्सरे के फोटोन की एनर्जी के इक्वल है, तो उसका जो मास है वो यहाँ पे हमें दे रखा है x/3 × h kg के इक्वल है। तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फोटोन की जो एनर्जी है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं E = hc/λ से, और अगर मास की फॉर्म में अगर हम एनर्जी देखते हैं तो मास के लिए रिलेशन अपने पास में ये होता है कि E = mc²। फिक्टिशियस पार्टिकल का मतलब ये हो गया कि ऐसा पार्टिकल जो कि लाइट की स्पीड से चल रहा है तो उसके पास में जो एनर्जी होगी वो इस फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और ये एनर्जी की वैल्यू इसी के इक्वल है, तो अपने पास में जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो ये हो गया hc/λ = mc²। c की एक टर्म कैंसिल होगी, तो यहाँ से मास की जो वैल्यू अपने पास में आ रही है वो है h/c × λ। हमें दे रखा है कि इस मास की वैल्यू x/3 × h kg के इक्वल है, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो h की टर्म यहाँ पे कैंसिल होगी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू आएगी वो होगी 3/c × λ। c की वैल्यू हम जानते हैं 10⁸ वेवलेंथ जो है उसकी वैल्यू हमें दे रखी 10 एंगस्ट्रॉम है, तो ये हो गया 10 × 10⁻⁻10, ठीक है। तो यहाँ से ये फैक्टर कैंसिल हो गया, ये डिनोमीटर में 10⁻9 है और ये -10 है, तो एक 10⁻1 डिनोमीटर में रहेगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास में आ रही है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि अर्थ की सरफेस से कितनी मिनिमम वेलोसिटी से एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करें जिससे कि वो अर्थ की सरफेस से अर्थ के रेडियस के 10 टाइम्स हाइट तक जा सके। और ये जो अपने को वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इसको हमें एस्केप वेलोसिटी की टर्म में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी हमें दे रखी है वो एस्केप वेलोसिटी की टर्म में दे रखी है √x/y × एस्केप वेलोसिटी। तो वहाँ से हमें x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं कि हम इनिशियली उसको कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो पार्टिकल जो है इसको प्रोजेक्ट करने के बाद में इस पे फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियली जब पहले पार्टिकल अर्थ की सरफेस पे है तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी 12m vi², जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है। पोटेंशियल एनर्जी 12g M × m/r। कैपिटल M अर्थ का मास है, स्मॉल m पार्टिकल का मास है। अब जब ये अर्थ की सरफेस से 10r हाइट पे पहुंच जाएगा, r जो है वो अर्थ की रेडियस यहाँ पे हमें दे रखी है, तो 10r हाइट पे जब ये पहुंच जाएगा तो वहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी M m सेंटर से डिस्टेंस वहाँ पे अपने पास में होगी r + 10r यानी कि 11r। स्मॉल m ये फैक्टर दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से vi²/2 इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो इस वाली टर्म को हम इधर ले जाते हैं, तो M/r ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसको हमने कॉमन ले लिया 1 और यहाँ से अपने पास में एक्सप्रेशन आ रहा है 1/11। तो यहाँ से ये हो गया 11 - 1, ठीक है। तो 10/11 × M/r। यहाँ से अगर हम vi कैलकुलेट करते हैं तो vi का जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन अपने पास में हो गया 10/11
2 को इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2g कैपिटल M अपॉन R और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये अपने पास में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आ गई। ठीक है, बट हमें इसको एस्केप वेलोसिटी की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम जानते हैं कि अर्थ की सरफेस से, किसी भी प्लैनेट की सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी आती है वो एक्सप्रेस होती है 2g कैपिटल M अपॉन R, यानी कि ये वाली टर्म जो है ये एस्केप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका रूट। तो यहाँ से अपने पास में ये आ गया VI इज इक्वल टू √10 अपॉन 11 इंटू रूट ऑफ 2gm/r। तो रूट ऑफ 2gm/r को हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं एस्केप वेलोसिटी की फॉर्म में। तो अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करते हैं। ये हमें दे रखा है कि ये √x अपॉन वाई इंटू वी के इक्वल है। तो इसको कंपेयर करने से अपने पास में जो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर है ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। दोनों पे जो चार्जेस हैं वो हमें गिवन है कि एक स्पेयर पे 2.1 नैनो कूलाम है, दूसरे पे -0.1 नैनो कूलाम है। तो टोटल चार्ज अगर हम देखेंगे इन दोनों स्पेयर पे, तो टोटल चार्ज की वैल्यू अपने पास में है 2.1 नैनो कूलाम माइनस 0.1, यानी कि ये आ गया 2 नैनो कूलाम। ठीक है, ये टोटल चार्ज। आगे इसमें बोला है कि दोनों स्पेयर्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं, फिर इन दोनों को एक दूसरे से 0.5 मीटर डिस्टेंस पे हम ले जाते हैं। तो जब ये 0.5 मीटर डिस्टेंस पे है तो इन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उस इलेक्ट्रिक फोर्स को हमें एक्सप्रेस करना है 10⁻⁻9 न्यूटन के मल्टीपल के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि 10⁻⁹ के मल्टीप्लिकेशन में वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर दोनों कंडक्टिंग स्पेयर्स को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों आइडेंटिकल हैं तो पोटेंशियल अगर हम सेम करेंगे तो आफ्टर कांटेक्ट इन दोनों पे जो चार्जेस आएंगे वो रेडियस के रेशियो में आएंगे और रेडियस सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों पे आफ्टर कांटेक्ट जो चार्ज आएंगे, फाइनल चार्जेस, वो हम ले लेते हैं, वो Q1 एंड Q2 है। ठीक है, और Q1 एंड Q2 ये रेडियस के रेशियो में होंगे। ठीक है, और रेडियस का रेशियो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दोनों के लिए रेडियस सेम ही है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो ये हो गया 1:1। तो इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल चार्जेस जो आएंगे Q1 = Q2 वो टोटल चार्ज का हाफ होगा, यानी कि दोनों पे जो चार्ज आएगा वो 1 नैनो कूलाम होगा। तो अब 0.5 मीटर सेपरेशन पे जब ये हैं तो इन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं K² अपॉन R²। वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ पे ये हो गया 9 × 10⁻⁹ Q² यानी कि 1 × नैनो कूलाम 10⁻⁻9 का स्क्वायर अपॉन R²। तो R हमें दे रखा है वो 0.5 मीटर है, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हम FE अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू अपने पास में आएगी 36 × 10⁻⁻9 न्यूटन। तो हमें 10⁻⁻9 न्यूटन के मल्टीपल में जो यहाँ पे क्वांटिटी है ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर वो है 36।